सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपकी सामान्य हिंदी हो अथवा साहित्यिक हिंदी, दोनों में यह जो पद्यांश है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा नौका विहार लिया गया है, यानी पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो इसका पूर्व का एक भाग हो चुका है, आज आपको दूसरा भाग पढ़ना है। इस तरह से मैंने पुस्तक से आपके पृष्ठ का चित्र लगा दिया है, जिसमें ये पद्यांश नौका विहार का दिया गया है। आप अपनी पुस्तक से भी देख सकते हैं। वैसे मैं इसे जूम करके आपको दिखाती हूँ। और आइए इसका भावार्थ पढ़ें। इस वीडियो में आप देखेंगे, अभी तो मैं आपको सबसे पहले का भावार्थ समझाऊंगी, उसके बाद में इसका संदर्भ प्रसंग और किस तरह से परीक्षा में आपको भावार्थ लिखना है और उसका काव्य सौंदर्य लिखना है। इसके साथ ही इस वीडियो में शामिल हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर, जो कि गत वर्षों में आए भी हैं और आने की संभावना भी है। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में और ध्यान से पढ़िए इस पद्यांश को। बहुत सुंदर पद्यांश है, बहुत ही अच्छा। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। चंचल सा अंचल यानी चंचल का अर्थ होता है चलायमान, अंचल यानी आंचल, नीलांबर। अब गंगा का जो मानवीकरण किया है तो उसमें तापस वाला उसको बताया है, और ऐसा लगता है कि वो बालू की सैया पर लेटी हुई है। और चंचल अंचल सा नीलांबर यानी जो आसमान है, नीले रंग का आसमान, उसमें जड़े हुए सितारे, ऐसा लगता है कि गंगा का चंचल यानी हिलता हुआ नीला आंचल है, क्योंकि लहरें धीरे धीरे से उठ रही हैं, लहरें धीरे धीरे से चल रही हैं। तो ऐसा लगता है कि नीलांबर जो यानी जो आसमान का प्रतिबिंब गंगा के ऊपर पड़ रहा है, नीला नीला, वह गंगा उस तापस वाला का नीला तारों जड़ा आंचल हो। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, और उसमें कोमल चांदनी, जो कोमल चांदनी पड़ रही है, वो उस वस्त्र का, उस आंचल की कोमलता है, यानी मुलायम कपड़ा है। तो साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर, यानी चंद्रमा की चंद्रिका उस पर मुलायम यानी स्निग्ध चिकनी चंद्रिका पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, ज्योति पड़ रही है। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और लहरें जो उस पर आ रही हैं, यानी जो लहरें कैसी होती हैं, लहरायमान, लहराती हुई वर्तुलाकार, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और जो उसकी लहरें हैं वो ऐसा लगता है कि जब गंगा तापस वाला को बालू के रेतीले सैया पर लेटा हुआ बताया गया है, तो उसके लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी पर ये जो टेढ़ी मेढ़ी लहरें हैं, वे ऐसा लगता है कि सिकुड़ गई हो, उसकी साड़ी में सिकुड़न आ गई हो। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सतवर, यानी चांदनी रात का कवि जो है वो चांदनी रात के प्रथम पहर में नौका विहार के लिए निकला है। हम चले नाव लेकर सतवर, हम नाव लेकर तुरंत ही शीघ्र ही चल दिए। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता की यानी सिकता बालू की, सस्मित सीपी पर, बालू की जो रेत है गंगा जी का, उसके ऊपर, गंगा के बालू के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसकी चांदनी पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, चंद्रमा की जो चांदनी है वह उसके ऊपर विचर रही है, यानी उसके ऊपर पड़ रही है। गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है। जब चांदनी रात के प्रथम पहर में जो कवि है वो गंगा में नौका विहार के लिए निकला, एक तो क्या देखता है कि सिकता की सस्मित सीपी पर, यानी बालू तो वैसे भी चमकदार होती है, सूर्य की रोशनी में भी चमकती है, और चंद्रमा की रोशनी जब उस पर पड़ रही है तो वो सीपी के समान है। मोती की ज्योत्सना रही विचर, और उसमें मोती, चंद्रमा रूपी जो मोती है उसकी आभा उस पर विचर रही है, उसकी चांदनी उस पर पड़ रही। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, अब जो पालें थीं, यानी जब वहाँ पर गंगा के तट पर पहुँचा है
तो वहाँ पर गंगा का जो तट है वो इतना सुंदर लग रहा है कि खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक अर्थात चांदनी विचरण कर रही है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। अब ये जो है लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी खोलकर, आपने अगर नौका देखी होगी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अवसर आपको मिला होगा, तो नदी में आपने देखा होगा कि जब लंगर खोला जाता है यानी नाव किनारे बांधी जाती है और फिर उसको जब चलाई जाती है तो उसे खोल दिया जाता है। तो वही है कि ऐसे सुरम्य वातावरण में खड़ी नाव की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गईं, यानी सिकता लो पालें चढ़ी उठा लंगर, यानी लंगर उठाकर चल पड़ी। मृदु मंद मंद मथर मथर लघु तरण हंसिनी सी सुंदर। अब ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे चली हैं वे पालें, तो ऐसा लगता है यानी लंगर को खोलकर जब वे नावें आगे की ओर बढ़ी हैं तो ऐसा लगता है कि जल में तैरती हुई सुंदर सी हंसिनी हो। ऐसा लगता है कि जल में हंसिनी मधुर मधुर बहुत धीमे धीमे मंथर मंथर मृदु गति से बहुत धीमी चाल से सुंदर चाल से लहराती हुई धीरे धीरे तैर रही हो, चल रही हो लघु तरण छोटी सी नदी में। तिर रही खोल पालों के, तिर रही यानी तैर रही हैं पालों के पर माने पंख को खोल कर तैर रही है। पालों के, पाल ये जो जिससे चलाई जाती है पालों के पर निश्चल जल के सूचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल जल यानी बिना चलाए मान रहे शांत जल है जिसमें कोई गति नहीं है। जल के सूचि दर्पण पर यानी जल को यहाँ पर दर्पण बताया है। बिंबित हो रहा रजत पुलिन निर्भर, और उस पर चांदनी का चंद्रमा का प्रकाश जो है वह प्रकाशमान हो रहा है। यानी लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान मंद गति से धीरे धीरे गंगा की ओर तैरने लगी, और गंगा का जल इतना शांत है। मृद स्थिर रही खोल निश्चल जल के सूचि दर्पण पर, और गंगा का जल जो है वह इतना शांत है, बिल्कुल चलायमान नहीं है, उसमें कोई भी गति नहीं है। और वह किस प्रकार से है? दर्पण के समान, शीशे के समान शोभायमान है। और उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में, सूचि दर्पण में यानी स्वच्छ जल रूपी दर्पण में बिंबित हो रजत पुलिन, उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट रजत पुलिन निर्भर, जो चांदनी में रात्रि में यानी चांद जो उस पर प्रकाश पड़ रहा है जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट प्रतिबिंबित हो रहा है। दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर, और वो कैसा लगता है? दोहरा लगता है, यानी दो गुना लगता है। दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर को ऐसा लग रहा है कि वह 2 गुना उसकी लंबाई बढ़ गई है। यानी स्वच्छ जल रूपी दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोहरे परिमाण में यानी मात्रा में उसका जो आकार है वह दोहरा हो गया है, यानी अत्यधिक बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है ऐसा लगता है। दोहरे ऊंचे लगते क्षणभर को ऐसा लगता है कि वो दोहरे हो गए हैं, अर्थात 2 गुने हो गए हैं ऊंचे क्षण भर के लिए। कालांकर का राजभवन सोया है जल में निश्चित प्रमाण, यानी काला कांकर, अब नदी के तट पर काला कांकर राजभवन स्थित है। तो वहाँ पर गंगा नदी के तट पर जो काला कांकर राजभवन है, ये उसका नाम है काला कांकर। काला कांकर स्थान का नाम है का राजभवन सोया जल में। ऐसा लगता है जब उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है तो ऐसा लगता है कि काला कांकर का राजभवन जल में, उस गंगा के जल में निश्चिंत होकर यानी बिना चिंता के सो रहा है, और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, उसकी पलकों पर अपने अतीत का जो उसका वैभव है उसके स्वप्न विचर रहे हैं। अत्यधिक घन सघन माने होता है अनेक स्वप्न, उसके पूर्व वैभव के अनेक स्वप्न उसके
फलकों पर विचर रहे हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और जब नौका से जल में हिलोर उठती, यानी नौका जब चल रही है तो जल जो है वो गतिमान होता है। तो नौका से उठती जल हिलोर, जल से ही एक हिलोर उठती है, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और उसमें आकाश का जब प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, आकाश का ऊपर से प्रतिबिंब पड़ रहा है, और जब जल हिलता है तो ऐसा लगता है कि आकाश का ही अस्तित्व डोल गया, अर्थात हिल पड़ते नभ के ओर छोर। इस ओर से छोर तक यानी पूरे समूचे आकाश मंडल है वह हिल जाता है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल, चल तारक दल। विस्फारित यानी आश्चर्यचकित, आंखें फाड़कर, नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल, चल तारक दल, यानी तारों के समूह जो उस जल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, यानी नव आसमान का जो आंचल है, जो क्षेत्र है, विस्तार है, वह क्या है, उसको ज्योतिर्मान कर रहा है। यानी काला काकर का राजभवन गंगा के जल में झलक रहा है इस प्रकार से, और ऐसा लगता है कि वह गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा। उसकी झुकी पलकें शांत मन से मानो उसके जो अतीत का वैभव है उसके स्वप्न देख रहे हैं। और नौका में उठती जल की हिलोर, ऐसा लगता है कि आकाश का पूरा ओर छोर यानी संपूर्ण आकाश मंडल हिल गया हो। जब जल हिलता है तो आकाश का प्रतिबिंब हिलता है। तो वही कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि आकाश का पूरा ओर छोर हिल गया हो। और आगे देखिए, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। तारों के समूह ऐसा लगता है कि कुछ देख रहे हों, कुछ खोज रहे हो। विस्फारित नैनों से यानी नए नेत्र को आगे निकाल कर बड़ा करके आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे कुछ ढूंढ रहे हों, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। और आसमान के अंत स्थल यानी आसमान को प्रकाश से भरकर, यानी उसको ज्योतिर्मान करके, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक्षिप पल पल। जिनके लघु दीपों को चंचल, अब तारा को यहाँ पर छोटा लघु दीप बताया गया, यानी छोटा दीप बताया गया। जिनके लघु दीपों का चंचल, नभ का जो अंत स्थल है और उसमें जो छोटे छोटे तारे हैं, उनकी तुलना कवि ने छोटे छोटे दीपों से की है, यानी दिए से की है। छोटे छोटे जो लघु दीप हैं चंचल अंचल की, और वे जल में गति होने के कारण ऐसा लग रहा है कि हिल रहे हैं। तो जब दिया हिलता है तो उसको ओट दी जाती है ताकि वो बंद ना हो जाए, बुझ ना जाए। तो वही यहाँ पर कवि कह रहा है कि उस नभ के अंतस्थल में जो छोटे छोटे तारे रूपी दीप हैं, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, यानी लगातार अपने आंचल की ओट किए हैं, फिरती लहरें लुक्षिप पल पल। ऐसा लगता है कि वो जो लहरें हैं वो अपने आंचल की ओट करके इधर उधर फिर रही हैं। यानी आप देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि जब दिया बुझ रहा होता है तो उसको ओट दी जाती है, यानी उसको ढक दिया जाता, किसी की आड़ दे दी जाती ताकि वह बुझे ना। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि जो नभ के छोटे छोटे तारागण हैं वे दीप के समान हैं, और उनको लहरों का आंचल ओट देकर, अपने आंचल की ओट देकर, लहरें अपने आंचल का ओट देकर उसको बुझने से यानी उसको छिपाए हैं और इधर उधर दौड़ रही हैं। फिरती लहरें लुक्षिप पल पल, लुकती छिपती हैं, यानी आती हैं जाती हैं, पल पल हर पल आती जाती हैं। और उस आसमान के, उस अंबर के छोटे छोटे तारक रूपी दीपों को अपने आंचल से ओट दिए हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, यानी शुक्र तारा सामने दिखाई दे रहा है, और पैर जो झलमल यानी झिलमिला रहा है, क्योंकि शुक्र तारा जो है वह बहुत अत्यधिक चमकीला होता है, उसमें चमक अत्यधिक होती है। आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप देखिएगा अवश्य। सामने शुक्र की छवि झलमल, वो जो चमकीला तारा शुक्र है उसकी झिलमिलाहट भी पड़ रही है।
तैरती परी सी जल में कल। ऐसा लगता है कि जो शुक्र तारा की परछाई जल में पड़ रही है वो कैसी एक परी के समान तैरती हुई। ऐसा लगता है कि कोई जल में परी एक तैर रही हो। जल में कल रुपहले कचों से में हो ओझल, यानी रुपहले कहते हैं चांदी, जैसे चांदी को रुपहला कहते हैं, यानी चंद्रिका के समान कचों से हो ओझल हो जाती है। अब आगे देखिए, सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में कल रुपहरे कचों से हो ओझल, यानी ओझल हो जाती। जब रुपहरे उस पर चांदनी पड़ती है और चंचल चलायमान लहरें होती तो कहीं पर वो ओझल हो जाती है और कहीं पर प्रकट हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो तैर रही है, भाग रही है, और कहीं पर दिखती है, कहीं पर नहीं दिखती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। ऐसा जैसे कोई भी नववधू जो होती है वो अपने घूंघट को कैसा करती है, तिरछा रखती है। और दसवीं का चंद्रमा पूर्ण नहीं होता है, दसवीं का चंद्रमा टेढ़ा होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है, कटा हुआ होता है। तो वैसे और जो नववधू का मुख होता है वह भी घूंघट के आड़ में थोड़ा सा तिरछा होता है, कटा हुआ, यानी पूरा सामने से दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा होता है और दसवीं का चंद्रमा थोड़ा सा कम होता है। तो वही कवि ने कहा है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक, और लहरों पे वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, अपना टेढ़ा मुख करके दसवीं का चंद्रमा लहरों के घूंघट में झुक झुक, लहरों रूपी घूंघट से बार बार झुक झुक कर दिखलाता मुग्धा सा रुक रख। मुग्धा बाला की तरह, यानी मोहक बालिका की तरह, मुग्धा युवती की तरह अपने मुख को बार बार तिरछा करके दिखा रहा। जिस प्रकार कोई नव युवती स्त्री जो घूंघट किए हो और वो अपना मुंह थोड़ा सा तिरछा ढाके हो तो वो बार बार ऐसे दिखाती है, फिर थोड़ा तिरछा कर लेती है, फिर दिखाती है, तिरछा कर लेती है। तो वही दसवीं का चंद्रमा भी वक्र है और लहरों में अपने ऐसा लगता है कि लहरों के घूंघट से अपना मुख बार बार दिखाता है और फिर छिपा लेता है। दिखलाता मुग्धा सा रुक कर दिखलाता है, यानी लहरों के चलायमान होने के कारण कभी छुपता है, कभी दिखता है। जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, और जब चपला बीच धार में पहुंची तो चांदनी का कगार जो तट था वह क्या हुआ, छिप गया, यानी अब वह नहीं दिखाई देता, छिप गया चांदनी का कगार होता है किनारा। दो बाहों के दूरस्थ तीर धारा का क्रस कोमल शरीर, क्रस माने पतला, कोमल शरीर, यानी धारा जो गंगा की धारा है वो ग्रीष्म है ना, गर्मी की है तो पतली सी है, क्रसकाय शरीर वाली है, यानी पतली धार है। तो दो बाहों के दूरस्थ तीर धारा का क्रस कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, यानी जो दोनों किनारे हैं वो एक दूसरे का आलिंगन करने को अधीर हैं। और गंगा के जल की धार कैसी है, बिल्कुल पतली है, क्रसकाय शरीर के समान है, बहुत ही पतली है। और गंगा के जल में पड़े बाहों से दूरस्थ तीर दो बाहों के दूरस्थ तीर, यानी दूर पर स्थित तीर माने किनारे, जो दो बाहों के, ऐसा लगता है जो दो किनारे हैं वो क्या हैं, दो बाहें हैं। और धारा का क्रस शरीर, और जो धारा है वो पतली है तो किनारे भी पास पास हैं, आलिंगन करने को अधीर, ऐसा लगता कि वो दोनों किनारे एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए यानी पकड़ने के लिए क्या हैं, अधीर हैं। तो ये था आपका आज का भावार्थ। आपको कैसा लगा, क्या मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। प्रयास तो मैंने पूरा किया है, अब आपका कमेंट मुझे बताएगा कि मैं कहाँ तक सफल हूँ। तो अब आगे देखिए, संदर्भ और प्रसंग आपको कैसे लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार से ली गई हैं और ये मूल रूप से उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रश्न में भी आ सकता है और आपको लिखने से अच्छे अंकों की प्राप्ति भी हो सकती है। इन पंक्तियों में कवि ने चांदनी रात की गंगा में की जाने वाली नौका विहार का अत्यंत सजीव मनोरम सजीव चित्रण किया है।
यहाँ पर सजीव 2 बार हो गया, इसे आप काट दीजिएगा। गंगा की लहरों, तारों के प्रतिबिंब और तट के दृश्यों को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। चंचल अंचल सा नीलांबर, गंगा का शांत जल नीचे आकाश के प्रतिबिंब से युक्त है। जब गंगा की लहरें उठती हैं तो ऐसा लगता मानो नीले रंग का आंचल हिल रहा हो। चांदनी की रेशमी चमक से भरी हुई लहरें ऐसी प्रतीत होती जैसे साड़ी में गोल गोल कोमल सिकुड़नें पड़ गई हों। चांदनी रात का प्रथम पहर। कवि कहता है कि चांदनी रात के पहले पहर में हम अपनी नाव लेकर तीव्रता से गंगा में निकल पड़े। नदी के तट पर रेत सिकता पर मुस्कुराती हुई सीप के समान चमक रही थी, जिस पर चांदनी रूपी मोतियों की चमक खेल रही। हमने नाव के पाल खोल दिए और लंगर उठा लिया। हमारी छोटी सी नाव शांत जल में अपने पालों रूपी पंख फैलाकर किसी सुंदर हंसनी की तरह धीरे धीरे तैरने लगी। गंगा का निश्चल जल एक साफ दर्पण की तरह है, जिसमें चांदी जैसा चमकता हुआ तट 2 गुना ऊंचा दिखाई दे रहा है। किनारे पर स्थित काला कांकर का राजभवन जल में प्रतिबिंबित होकर ऐसे शांत सोया मानो वह अपने निश्चिंत मन में वैभव के घने सपने देख रहा हो। नौका से उठती जल हिलोर। अब यहाँ से यहाँ तक का है। कवि कहता है, जैसे ही नाव आगे बढ़ती है, जल में लहरें उठती हैं, जिससे पूरा आकाशमान उसके ओर छोर हिलते हुए प्रतीत होते हैं। जल में प्रतिबिंबित तारे ऐसे लगते मानो वे अपनी फटी आंखों से जल के भीतर कुछ ढूंढ रहे हों, आकाश के हृदय को आलोकित कर रहे हों। गंगा की लहरें इन तारा रूपी छोटे दीपकों को अपने चंचल आंचल की ओट में छिपाकर पल पल लुका छिपी खेल रही। सामने आकाश में शुक्र तारा झिलमिला रहा, इसकी परछाई जल में किसी तैरती हुई सुंदर परी जैसी है, जो चांदी जैसे बालों में बार बार छिप जाती है। चांदी जैसे पालों पर बार बार छिप जाती है। गंगा की लहरों रूपी घूंघट से कभी कभी दसवीं का चंद्रमा अपना तिरछा मुख, तिर्यक मुख इस प्रकार दिखाता मानो कोई लजीली नवयौवना मुग्धा नायिका रुक रुक कर अपना मुंह दिखा रही हो। तो ये तो इसका भावार्थ था। काव्य सौंदर्य में भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। वर्णात्मक प्रतीकात्मक इसकी शैली है और रस इसमें श्रृंगार और शांत है। अलंकार, उपमा, हंसनी सी, परी सी, मुग्धा सा, रूपक और मानवीकरण, राजभवन का लहरों का घूंघट। और इसमें परीक्षा प्रयोगी प्रश्न देखिए, कवि किस समय और क्या उद्देश्य लेकर यात्रा पर निकला। तो कवि चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा नदी में नौका विहार यानी नाव की सैर करने के उद्देश्य से तीव्र गति से नाव लेकर निकले। गंगा के तट पर नाव की तुलना कवि ने किससे की? तो कवि ने गंगा के चमकीले रेतीले तट की तुलना मुस्कुराती हुई सीप और अपनी छोटी नाव की तुलना पालों रूपी पंख फैलाए सुंदर हंसनी से की। रेखांकित अंश, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। ये जो है अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस अंश का आशय है कि गंगा के किनारे स्थित काला कांकर का राजभवन जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। वह दृश्य ऐसा सुंदर और शांत है मानो राजभवन गंगा की जल सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो और अपने अतीत के वैभवशाली घने सपनों में खोया हो। नौका के आगे बढ़ने पर गंगा के जल और तारों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो नौका के आगे बढ़ने से जल में हिलोरें उठती हैं, जिससे पूरा आकाश हिलता हुआ प्रतीत होता है और जल में प्रतिबिंबित तारे लहरों के कारण ऐसे लगते मानो वे चंचल आंचल की ओट में छिपकर लुका छिपी खेल रहे हों। कवि ने शुक्र तारे और दसवीं के चंद्रमा का मानवीकरण किस रूप में किया? तो कवि ने शुक्र तारे के प्रतिबिंब को जल में तैरती हुई किसी सुंदर परी के रूप में और दसवीं के तिरछी छवि वाले चंद्रमा को घूंघट की ओर से रुक रुक कर झांकती हुई लजीली मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में मानवीकरण और उपमा अलंकार है। जहाँ प्राकृतिक लहरों को घूंघट और चंद्रमा को मुग्धा नायिका की तरह शर्माते हुए दिखाया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण है। मुग्धा सा शब्द के कारण यहाँ उपमा अलंकार भी है। कवि नौका विहार के लिए कब निकला? तो कवि नौका विहार के लिए चांदनी रात के प्रथम पहर में निकला। गंगा के तट पर स्थित राजभवन के सौंदर्य का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया? तो गंगा के तट पर स्थित राजभवन के सौंदर्य का कवि वर्णन करते हुए कहता है कि गंगा के तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब जो गंगा के जल में पड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा मानो राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर
सो रहा और उसकी झुकी पलकें शांत मन से मानो वैभवशाली स्वप्न तैर रहे हों। उसके शांत मन में मानो वैभवशाली स्वप्न तैर रहे हों। गंगा के तट का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा कि गंगा के तट का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गंगा का तट ऐसा सुंदर लग रहा मानो मुस्कुराती हुई अर्थात खुली पड़ी हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। तो ये क्रमशः जारी रहेगा अगला भाग अगले अंक में। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपना सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।